लेक्चर में हमने एंथैल्पी के ऊपर स्टडी किया था. व्हाट डू वी मीन बाय एंथैल्पी, व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अभी ये वाले सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को डिफाइन करेंगे. जो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंज. पहले हम फिजिकल चेंज पे वर्क करेंगे, देन बाद में एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे. ओके, नाउ फिजिकल चेंज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहली कैटेगरी है फेज ट्रांजिशन. और इस फेज ट्रांजिशन में हम तीन फेज की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So whenever there is a transition from solid to liquid or liquid to gas or liquid to solid or gas to liquid or solid to gas or gas to solid, so कोई भी फेज ट्रांजिशन होगा तो वो हम इस कैटेगरी में उसको डिफाइन करेंगे. So हम लोग फर्स्ट जो अभी यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे अलग अलग फेज ट्रांजिशंस बताए. फॉर एग्जांपल पहला है सॉलिड टू लिक्विड. Whenever solid converts to liquid, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? That process is known as fusion. Okay, it is known as fusion. And liquid जब बैक सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम टर्म करते हैं कंडेंसेशन. ये बेसिक टर्म सबको पता है. लिक्विड टू गैस कन्वर्जन को बोला जाता है वेपराइजेशन. ओके, सॉरी यहाँ पे आएगा फ्रीजिंग. And gas to liquid conversion is known as condensation. One more यहाँ पे, अगर solid to gas conversion होगा उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे sublimation. Okay, तो ये different phase transitions के नाम हैं. Fusion means solid to liquid conversion and liquid to solid conversion is freezing. Liquid to gas conversion is vaporization and gas to liquid conversion is condensation and solid to gas conversion is sublimation. So ये different types of conversions है, phase transitions है. So हम लोग first start करेंगे enthalpy of fusion से. Fusion और freezing हम एक साथ define करने वाले हैं. Okay, so first is enthalpy of fusion. Okay, now how to define enthalpy of fusion? उसका symbol होता है delta H and base में हम लिखेंगे FUS. So ये symbol enthalpy change for a fusion. So how to define enthalpy change for a fusion? So enthalpy of fusion is defined as enthalpy change. अभी enthalpy change तो होगा because अगर तुम solid से liquid convert करो तो तुम heat supply करने वाले हो, तो system का heat change होने वाला है, so there will be a change in enthalpy. So there is a enthalpy change whenever there is any phase transition. So enthalpy change that occurs when अभी यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी को, हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल. सो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड. और एक और पॉइंट याद रखना, कभी भी फेज ट्रांजिशन होता है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जैसे अगर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं रहता तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? थ्रू आउट सेम रहेगा. सेम गोस फॉर हियर, अगर लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक पूरा टेम्परेचर क्या रहने वाला है वहाँ पे? कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉलिड है, आइस क्यूब है, जब वो पूरा आइस क्यूब वाटर फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा उसके टाइम पे. सो व्हेनेवर देयर इज अ फेज ट्रांजिशन, उस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. एंड ये जो हम प्रोसेस करते हैं इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, डेफिनेशन में ये टर्म्स डालने बहुत जरूरी है. कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है? वी आर डिफाइनिंग इट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल. नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाएगी. पर यहाँ पे हम किसकी बात करें? सिर्फ और सिर्फ फेज ट्रांजिशन की बात करें, तो जो भी तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ फेज ट्रांजिशन में यूज होनी चाहिए, टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं यूज होनी चाहिए. दैट्स वाई जब वो ट्रांजिशन होगा तब टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर. एंड ये जो प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये टर्म्स हमारे डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का. वाटर इन सॉलिड स्टेट व्हेन इट कन्वर्ट्स टू, हमेशा फेज ट्रांजिशंस रिवर्सिबल होते हैं. व्हेन सॉलिड टू, अगर मैंने वाटर को आइस फॉर्मेट से लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो वापस इसको लिक्विड फॉर्मेट से सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है. सो ऑलवेज फेज ट्रांजिशंस आर रिवर्सिबल प्रोसेस. हम लोग उसको डबल हेडेड आर्रो से रिप्रेजेंट करते हैं.
सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल की बात कर रही हूँ, मैं कौन सी बात कर रही हूँ, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सो अगर वाटर कन्वर्ट होगा फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 6.01 किलो जूल पर मोल. एंड इस टेम्परेचर कितना है इस केस में, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर ये टेम्परेचर का वैल्यू चेंज होता है तो एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा. और इस फेज ट्रांजिशन के टाइम पे कितना टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है, 0 डिग्री सेल्सियस. एंड प्रेशर इज ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट. नाउ मुझे ये बताओ, अगर मैंने उल्टा प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम टर्म करते हैं फ्यूजन, इसे हम टर्म करेंगे फ्रीजिंग. करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो फ्रीजिंग का वैल्यू कितना होगा, फ्रीजिंग को हम डिनोट करते हैं FREEZ. ओके, बेस में अगर इसका वैल्यू है 6.01 किलो जूल, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, बिकॉज तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करोगे तो तुमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक. एंड एंडोथर्मिक के लिए साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है. लेकिन जब लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करो तो उसका उल्टा कर रहे हो. तो इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं तो हीट रिलीज होगी. तो यहाँ पे जितना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है उतना ही एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग होगा, पर ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है. ओके, सो वैल्यू विल बी सेम, बट दिस इज एंडोथर्मिक एंड दिस इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं. एंड यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन में मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं. जब भी मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, एंड जब भी मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. ओके, एंड टेम्परेचर इज सेम. मोदी केस टेम्परेचर चेंज हुआ तो एंथैल्पी का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगा. सो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इज 6.01 kilojoule and enthalpy of freezing at the same temperature is minus 6.01 kilojoule. Okay, so ये हमने फर्स्ट डिफाइन किया है enthalpy of fusion. Now हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे enthalpy of vaporization. सेम जैसे हमने enthalpy of fusion डिफाइन किया था वैसे हम enthalpy of vaporization भी डिफाइन करेंगे. That is enthalpy change that occurs when, same terms यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ, वहाँ पे था solid to liquid conversion, यहाँ पे है liquid to gas conversion. So when 1 mole of liquid converts to gas, again the same conditions, without change in temperature during the transition at a constant pressure. उसे हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सिंबल के वेपराइजेशन का डेल्टा H, बेस में हम लिखते हैं VAP. ओके, वेपराइजेशन के लिए VAP. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, when water in liquid form converts to gaseous form, तब उस केस में एंथैल्पी वेपराइजेशन है 40.7 किलो जूल पर मोल एंड टेम्परेचर 40.7 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. Now in this case the boiling point is 100 degree Celsius. Boiling point is 100 degree Celsius at 1 atmospheric pressure. But if I change the pressure to some another value, okay, so if I decrease the pressure, boiling point will decrease. So if I reduce the pressure from 1 atm, so boiling point will decrease. So I assume that boiling point at certain pressure is 25 degrees Celsius. In that case, enthalpy of vaporization, as I have changed the pressure, automatically boiling point of the water will change. As boiling point changes, enthalpy of vaporization also changes, and that value is around 44 kilojoule per mole. So you do not need to by heart these values, means what is the enthalpy of vaporization. You should just understand the concept. The concept is whenever there is a change in temperature of the phase transition, enthalpy also changes. Okay, so if initially temperature was 100 degrees Celsius, in that case enthalpy vaporization was 40.7, and when the boiling point changed to 25 degrees Celsius, enthalpy changed to 44.0 kilojoule. If I even further change the temperature, means further change the boiling point, automatically enthalpy vaporization will keep on changing. So it all depends upon the temperature. As the temperature and pressure condition changes, value of enthalpy is also affected. So here there is no need to by heart the values, only understand which phase transition is endothermic and which phase transition is exothermic. Now in this case vaporization is endothermic because you are converting liquid to gas. So whenever there is a conversion from liquid to gas, molecules move apart, and whenever you want molecules to move apart, you need to supply the energy. That's why enthalpy of vaporization is endothermic in nature. And if I talk about condensation, what is condensation? Opposite of this. Okay, so condensation is conversion from gas to liquid. In that case the enthalpy change will be same like that of vaporization, but
It is endothermic in nature, but condensation will be exothermic because molecules are moving closer. Whenever molecules move closer, energy is always liberated. Remember this concept? Whenever molecules are moving apart, we need to supply the energy, and when molecules come together, energy is always liberated in every concept. Okay? So in this case, the enthalpy of condensation, the symbol for it is delta H COND. Enthalpy of condensation of water is equal to 40.7. This is endo, this will be exo, kilojoule per mole at 100 degree Celsius. And if I talk about 25 degree Celsius, value will be minus 44 kilojoule per mole at 25 degree Celsius. Okay. Now next transition, phase transition is enthalpy of sublimation. Now what is sublimation? There is a conversion from solid phase to gas phase directly without moving to liquid phase. Okay. So solid phase to gas phase conversion is known as sublimation. So we will define in the same fashion. I have written in short form. You have to write it completely. That is enthalpy change that occurs when 1 mole of solid converts to gas without change in temperature at constant pressure. Okay, that is known as enthalpy of sublimation. Example, when water from solid phase convert to gas phase, and enthalpy of sublimation is 51.08. Again, sublimation will be endothermic in nature, means it is positive. Why? Because we are converting solid to gas, so molecules are moving apart. So when molecules are moving apart, we need to supply the energy. And value is 51.08 at a temperature of 0 degree Celsius. Again, if I change the temperature, automatically value of enthalpy of sublimation will also change. अभी हमने different types of phase transitions देख लिए. Now एक small graph, एक concept बताने के लिए. Now यहाँ पे मैंने 3 phase बताए, solid, liquid and gas. Solid to liquid conversion में जो enthalpy change होगा, it is enthalpy of fusion, symbolized as delta H FUS. And liquid to gas conversion में enthalpy change is enthalpy of vaporization, symbol is delta H VAP. And solid to gas conversion, that is enthalpy of sublimation, that is SUB. Okay. So ये graph से ये clear है that enthalpy of sublimation is sum of enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization, but all at same temperature and same pressure. इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं. अभी हमने देखा था कि enthalpy of fusion of water, okay, enthalpy of fusion of water कितना था at 0 degree Celsius? Value was 6.01 kilojoule per mole. Okay, पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हो कितना वैल्यू लिखा था हमने, प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर. हम वाटर के लिए डिफाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अभी ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, इस केस में सब केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर मैंने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 0 डिग्री पर डिफाइन किया है तो फ्यूजन भी 0 डिग्री का होना चाहिए, वेपराइजेशन भी 0 डिग्री का होना चाहिए. अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री वैल्यू पे होनी चाहिए, ये भी 10 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ पे सब केस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस. सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6.01 किलोजूल पर मोल. एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमने जो डिफाइन किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, उस केस में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमने एक तो 100 डिग्री पे डिफाइन किया था, एक 25 डिग्री पे डिफाइन किया था. अब हम डिफाइन करें 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे इसका वैल्यू और बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स 45.07 किलोजूल पर मोल. देखो जितना यहाँ पे टेम्परेचर लो हो रहा है उतना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ते जाएगा. ओके, एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना था, अभी हमने देखा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस वाज 51.08 किलोजूल पर मोल. अभी हम देखते हैं कि ये वाले जो वैल्यूज अगर मैं पुट करती हूँ तो क्या ये इक्वेशन ओबे करते हैं कि नहीं करते हैं. सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू कितना है 51.08. अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि उसका वैल्यू 51.08 आता है कि नहीं आता है. सो आई नीड टू ऐड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सो हम ऐड करते हैं इन दोनों को ऐड करो तो कितना आंसर आएगा. देखो इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट द आंसर एज 51.08. देखो मिलेगा 6.01 प्लस 45.07. इफ यू ऐड देम यू विल गेट द आंसर एज 51.0. अभी ये इक्वेशन को वो ओबे कर रहा है. सो अगर तुमको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों दिए हैं एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस अगर ये 0 डिग्री के लिए दिया गया तो ये भी 0 डिग्री का यूज करना है, तो जो भी आंसर मिलेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए मिलेगा. ओके, सब केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए. एंथैल्पी ऑफ फिजिकल सेक्शन में हमने ए पार्ट कंप्लीट किया जहाँ पे हमने फेज ट्रांजिशंस देखे थे.
अब बी पार्ट है एंथैल्पी विच इज रिलेटेड टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस, ये भी फिजिकल चेंज के अंडर ही आता है। उसमें हम फर्स्ट स्टेप भी डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अभी तुमको सबको पता है कि आयनाइजेशन का मतलब क्या है। आयनाइजेशन क्या होता है, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस। एंड उस दौरान जो भी एनर्जी यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसे एक और टर्म हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वही यहाँ पे वही वाला टर्म, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, so enthalpy change that occurs when an electron is removed either from an atom or from an ion of 1 mole of gaseous atom। हम जितने भी एंथैल्पीज आगे भी डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। सो यहाँ पे हम किसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ गैसियस एटम या फिर आयन है, उसमें से जितने भी एटम्स और आयन है उन सब में से तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर। तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या टर्म करते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ओके, यहाँ पे एक बात, हम जो भी फेज रहता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, जिस भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, उस एटम का फेज क्या होता है, गैसियस होता है। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल पहले हमने लिया है सोडियम। सोडियम जनरली कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज में। लेकिन जब हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गैसियस एटम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा बाहर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सोडियम सॉलिड भी लिया है, तो तुम अगर उसको एनर्जी सप्लाई करते हो तो उसका पहला एनर्जी कहाँ यूज किया जाएगा, पहले वो कन्वर्ट होगा सॉलिड फॉर्म टू गैस फॉर्म, करेक्ट। वो सॉलिड फॉर्म टू गैस फॉर्म किस में आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में आ जाएगा। वो वाला पार्ट कहाँ चला गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक बार वो गैसियस फेज में आ गया उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। सॉलिड फेज में कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, पहले तुम्हारा एटम अगर कोई दूसरे फेज में है, अगर वो सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में है, पहला उसका ट्रांजिशन होगा गैसियस फेज में। एक बार गैसियस फेज में आ गया उसी के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उसके पहले इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग जो आयनाइजेशन डिफाइन करते हैं किसके लिए डिफाइन करते हैं, गैसियस एटम या गैसियस आयन के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है फॉर एग्जांपल सोडियम का एक गैसियस एटम है, उसमें से 1 मोल ऑफ सोडियम गैसियस एटम है, उसमें से तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है हर एक एटम में से। तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, उसका वैल्यू कितना आता है, 494 किलोजूल पर मोल। ये 1 मोल के लिए, एक एटम के लिए नहीं है, इट इज फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम गैस। उस 1 मोल ऑफ सोडियम गैस के हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, और उसके बाद जो एनर्जी यूज होती है वो है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे एक और तुमको जो चीज़ तुमको याद रखनी है, वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करनी है, ओके। वैल्यूज कोई भी बाय हार्ट नहीं करनी है एंथैल्पी, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा वाला प्रोसेस में डेफिनेशन क्या बोलता है। यहाँ पे ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है कि आयनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, गैसियस एटम या गैसियस आयन से ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंड सेकंड तुमको चीज़ जो याद रखनी वो ये है कि आयनाइजेशन में तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, करेक्ट। सो तुम अगर एनर्जी सप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। So enthalpy of ionization is endothermic in nature। तो कोई भी आयनाइजेशन हो, चाहे किसी भी एटम का आयनाइजेशन हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, वैल्यूज विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एटम्स। सोडियम के लिए वैल्यू अलग है, अगर मैं कैल्शियम की बात करती हूँ तो कैल्शियम के लिए आयनाइजेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, बिकॉज वो डिफरेंट एटम है, उसका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वैसे कैल्शियम आयन में से भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने डेफिनेशन दिया है, वो एटम के लिए भी दिया है या फिर आयन के लिए भी दिया है। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड आइदर फ्रॉम एन एटम और फ्रॉम एन आयन। सो आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी एंथैल्पी चेंज होगा। यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब तुम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आयनाइजेशन की वैल्यू देखो बहुत कम है, 590 है, ओके। एंड जब तुम कैल्शियम आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो उसके इस वैल्यू देखो बहुत हाई हो जा रही है, ओके। सो जब तुम जितना तुम्हारे आयन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो हमेशा इसको हम क्या टर्म करते हैं, इफ यू रिमेंबर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर याद है तो क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसे हम टर्म करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो ये ऑलरेडी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसमें से हम और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एक और निकल तो नीचे क्या आएगा, थर्ड, देन फोर्थ। ऑलवेज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है, सेकेंड वाली हाई होती है, थर्ड वाली उससे भी हाई होगी, फोर्थ वाली उससे भी हाई होगी, ओके। सो जो पॉइंट तुमको याद रखना है वो है गैसियस फेज एंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करना। जैसे भी हमने इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन की थी, सेम फैशन में हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिफाइन करेंगे। आयनाइजेशन के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एटम से, इलेक्ट्रॉन गेन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एटम में।
ठीक है, आइदर एटम में या फिर आयन में। तो एकदम सेम सिमिलर डेफिनेशन है, सिर्फ उस केस में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इस केस में इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। सो द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय ईच एटम और आयन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम और आयन। देखो सेम कंडीशन है, जो भी जिसमें भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हो वो पर्टिकुलर एटम गैसियस फेज में ही होना चाहिए, एंड वो एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फेज में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट एज Cl2 गैस, पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Cl गैस लिखा है, बिकॉज हम जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिफाइन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एटम या विद रिस्पेक्ट टू आयन डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं करते। तो जो भी तुम यहाँ पे स्पीशीज लोगे, एक तो वो एटॉमिक स्टेट में होनी चाहिए, एंड सेकंड इसका फेज क्या होना चाहिए, हमेशा गैसियस फेज होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज तुमको याद रखनी है, वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करनी। अभी आयनाइजेशन कैसे थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, बिकॉज तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो। जो कभी भी कोई भी दो चीज दूर जाती है तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अभी इस केस में एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन पहले फ्रीली घूम रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन आके अकोमोडेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एटम के शेल के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहा है एटम के, कब जब कोई भी चीजें क्लोज आती है तब एनर्जी हमेशा लिबरेट होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। दोनों में इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जो भी तुम स्पीशीज देते हो, स्टार्टिंग स्पीशीज उसका फेज होना चाहिए गैसियस, एंड वो कौन से फेज में होने चाहिए, एटॉमिक फेज में होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फेज में नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने Cl गैस लिखा है, Cl2 गैस नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इस एग्जांपल के लिए है -394 किलोजूल पर मोल। ओके, नाउ थर्ड एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटमाइजेशन? नाउ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का मतलब क्या, दे आर मिक्सचर ऑफ एटम्स। ओके, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर तुमको मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड देते हैं। तो अगर मुझे उस मॉलिक्यूल और कंपाउंड को ब्रेक करना है कंस्टिट्यूएंट एटम में, तुमको यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज एटम्स क्लोज है। अगर तुम उनको दूर दूर करना चाहोगे तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर एनर्जी सप्लाई करो मतलब उसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन, अगेन वी आर डिफाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल, याद रखना जितने भी हमने डेफिनेशन किए सबने 1 मोल के हिसाब से किए। सो एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous molecule, again the phase should be gaseous. Okay, 1 mole of gaseous molecule dissociates into gaseous atom. अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, CH4 गैस, ये कंपाउंड है, ये किस किस से बना है, कार्बन से एंड 4 हाइड्रोजन से। तो इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक करेंगे इनटू कंस्टिट्यूएंट एटम। तो CH4 में 5 एटम्स है, 1 ऑफ कार्बन एंड 4 ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है एटम में। ये मॉलिक्यूल कौन से फेज में होना चाहिए, इनिशियली गैसियस फेज में होना चाहिए। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगी, एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी एंथैल्पी चेंज की, 1660 किलोजूल पर मोल। अगेन तुम मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो, मतलब एटम्स को दूर कर रहे हो। जब भी एटम्स को दूर करते हो तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज अगेन एंडोथर्मिक। सो यहाँ पे पॉइंट जो रिमेंबर रख रहे हो, तुमको याद रखने वो क्या है, स्टार्टिंग कंपोनेंट जो भी लोगे, कोई भी मॉलिक्यूल लोगे, उसका फेज होना चाहिए गैसियस, एंड तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक ही होगा, इट विल नेवर बी एक्सोथर्मिक। ओके, एंड ऑलवेज डिफाइन इट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंबल है डेल्टा H, बेस में लिखते हैं SO। ओके, नाउ इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा, चाहे वो सॉलिड फेज में कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, शुगर है, सॉल्ट है, सो कोई भी सब्सटेंस अगर तुम डिसॉल्व करते हो कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो क्या फॉर्म होगा, सोल्यूशन फॉर्म होगा। तो वो सोल्यूशन फॉर्म होने में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज है जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है, एट अ गिवन टेम्परेचर वर्ड, ये टर्म लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होता है तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको हमेशा ये लिखना बहुत जरूरी है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो डेफिनेशन काफी सिंपल है। अभी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन तुमको समझना पड़ेगा होता क्या है, एंड इसका नेचर क्या है, क्या ये एंडोथर्मिक है, क्या ये एक्सोथर्मिक है, और किस पे डिपेंडेंट है वो हम देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल तुमने एक सॉलिड कंपोनेंट लिया, सॉलिड सब्सटेंस लिया। सॉलिड मीन्स व्हाट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके, एंड तुम उसको डिसॉल्व करने वाले हो एक सॉल्वेंट में। इन केस में एज्यूम करती हूँ ये वाटर है, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है। ओके, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड फेज में है तो मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज नहीं है। ओके, तो अभी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करने के पहले तुमको कुछ इंटरैक्शंस देखने पड़ेंगे। नाउ देयर आर 3 इंटरैक्शंस व्हिच यू नीड टू नो। दैट इज वन इज solute interaction, next is solvent interaction, and last is solute solvent interaction. ओके, जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं हमको ये 3 इंटरैक्शन पता होने चाहिए। अभी हमने जो यहाँ पे सॉल्यूट लिया है वो सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सॉलिड तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, तो वो किस में आता है? सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्यूट के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शन है होना है सॉल्यूट इंटरैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे तुमने जो सॉल्वेंट लिया है वो है वाटर। सो वाटर के एटम्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरैक्शन होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन कब बनेगा? जब सॉल्यूशन बन जाएगा। जब सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा तब कौन सा इंटरैक्शन आएगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो इस केस में जब तुम सॉल्यूशन फॉर्म करते हो तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी तुम्हें? तो तुम इस सॉलिड कंपोनेंट को वाटर में ऐड करने वाले हो। ओके, तो सॉल्यूशन कब बनता है? हम कब बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है? जब जो तुमने सॉल्यूट ऐड किया है, सॉल्यूट का हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब कंप्लीटली सॉल्वेंट से सराउंडेड होगा। तो ये तुम्हारा सॉल्यूट का एक मैंने कंपोनेंट ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया है, एंड ये कंप्लीटली सराउंड हो जाएगा तुम्हारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब क्या है? वाटर। So when your solute particle is completely surrounded by solvent molecules, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा? जब तुम ये सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो पहला स्टेप क्या होगा? ये सॉल्यूट का इंटरैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनका इंटरैक्शन तुम ब्रेक करोगे। उसका इंटरैक्शन ब्रेक करने के बाद तुम्हारे सॉल्वेंट में भी कोई ना कोई इंटरैक्शन है, करेक्ट? तुमको वो इंटरैक्शन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट यू नीड टू ब्रेक दी सॉल्यूट इंटरैक्शन, नेक्स्ट यू नीड टू ब्रेक दी सॉल्वेंट इंटरैक्शन, एंड ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? देखो अभी किसका इंटरैक्शन हो रहा है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड फॉर्म क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो सॉल्यूशन फॉर्म होने में ये 3 चीजें होती है: ब्रेकिंग ऑफ सॉल्यूट इंटरैक्शन, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्वेंट इंटरैक्शन, एंड फॉर्मिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब जब तुम्हारा कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड केस में एक टर्म आती है लटाइस। व्हाट डू मीन बाय लटाइस? सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम क्या टर्म करते हैं? लटाइस टर्म करते हैं। ओके, तो इस लटाइस को ब्रेक करना होगा। तो लटाइस को जब तुम ब्रेक करते हो तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एटम्स इंटैक्ट है, अगर तुमको एटम्स को दूर दूर करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो तुम एनर्जी सप्लाई करते हो उसको हम टर्म करते हैं लटाइस एनर्जी। ओके, सो एनर्जी जिससे तुम्हारा एटम, तुम्हारा सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, दैट एनर्जी व्हिच यू सप्लाई इज नोन एज लटाइस एनर्जी। ओके, नाउ सॉल्वेंट सॉलिड इंटरैक्शन में बहुत वीक कंसीडर किया था बिकॉज वो लिक्विड फेज में है। लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके इंटरैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सॉलिड के केस में होता है। तो इसलिए हम लोग इस इंटरैक्शन को जनरली इग्नोर करते हैं। ये रहता प्रेजेंट है पर हम जनरली इसको बहुत इग्नोर करते हैं बिकॉज इसका वैल्यू बहुत ज्यादा लो आता है, स्मॉल आता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। जब सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड किया जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। उसे क्या टर्म किया जाता है? याद रखना, solvation. When solute particle or molecule or constituent particle is surrounded completely by the solvent molecule, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? solvation. ओके, लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्वेंट पर्टिकुलरली वाटर होगा तो उसको हम लोग एक और नाम कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन। ओके, कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो हम क्या बोलेंगे? सोल्वेशन। लेकिन अगर वाटर हुआ स्पेसिफिकली तो हम इसे टर्म कर देंगे हाइड्रेशन। अभी इस पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत लो आती है। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 2 चीजों की वजह से बनती है, एक तो लटाइस एनर्जी एंड सेकेंड इज सोल्वेशन। So enthalpy of solution is involves two energies, that is lattice energy as well as solvation energy. अब तुम मुझे ये बताओ, तुमको ये बताना है कि लटाइस एनर्जी कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी। अभी इस केस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को तुमको दूर करना है। कभी एटम या मॉलिक्यूल को दूर करना होता है तो एनर्जी सप्लाई करनी होती है। सो ब्रेकिंग ऑफ लटाइस नीड्स एनर्जी, तो लटाइस एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? एंडोथर्मिक। ओके,
नाउ सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, अब वो मॉलिक्यूल्स दूर हो चुके हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी दूर हो चुके हैं, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल के क्लोज आ रहे, पहले वो दूर दूर थे, अब जैसे ही वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल के क्लोज आ रहे, जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तब एनर्जी लिबरेट होती है। सो सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन के एंथैल्पी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो टर्म्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एक है लटाइस एनर्जी और एक है सॉल्वेशन एनर्जी। लटाइस एनर्जी नेचर में एंडोथर्मिक होती है, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी नेचर में एक्सोथर्मिक होती है। सो इन शॉर्ट हम लास्ट में क्या टर्म कर सकते हैं, therefore enthalpy of solution is summation of lattice energy, okay, plus enthalpy of solvation, या फिर एक और क्या टर्म कर सकते हो, हाइड्रेशन, अगर वाटर यूज किया गया तो इन दोनों के सम से क्या बनता है, टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको आपने इग्नोर किया बिकॉज इसकी वैल्यू काफी ज्यादा लो होती है। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अभी इस केस में यहाँ पे जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लटाइस वाली पार्ट पॉजिटिव है, एंडो है, एंड सॉल्वेशन वाली पार्ट नेगेटिव है, तो वन टर्म इज पॉजिटिव, अनदर टर्म इज नेगेटिव, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का आंसर क्या आ सकता है, एंडोथर्मिक भी आ सकता है या फिर एक्सोथर्मिक भी आ सकता है। किस पे डिपेंड करता है, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अगर एंथैल्पी ऑफ लटाइस एनर्जी का वैल्यू बहुत हाई होगा, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, नेट आंसर विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर सॉल्वेशन का एंथैल्पी बहुत हाई होगा मैग्नीट्यूड में, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका वैल्यू है 500 जूल एंड इसका वैल्यू है 300 जूल, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो नेट आंसर विल बी +200, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ये वाला वैल्यू इन केस ये वैल्यू है 100 +100 और ये वैल्यू है -300, तो आंसर आ जाएगा -200, तो नेगेटिव। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, डिपेंड करती है तुमने कौन सा सॉल्यूट यूज किया है, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है एंड क्या टेम्परेचर। तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर। ओके, अभी हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फिजिकल चेंजेस देख लिए थे, अब हम देखेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। Okay, so first we'll start with what is enthalpy change of any chemical reaction. उसका सिंबल तुम डेल्टा एच भी लिख सकते हो या फिर बुक्स में ऐसे भी दिया होता है डेल्टा एच विद द बेस आर। सो नॉर्मली डेल्टा एच लिखा तो भी चलेगा एंड डेल्टा एच विद द बेस आर, वो क्या डिफाइन करता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट समेशन, ये सिंबल किसका है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच इज H2 माइनस H1, H2 का मतलब फाइनल स्टेट, H1 का मतलब इनिशियल स्टेट। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं इनिशियल स्टेट एंड प्रोडक्ट होता है उसका फाइनल स्टेट, इसलिए यहाँ पे है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे तो एग्जांपल है 2A + 3B, सो A एंड B दो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, दोनों ने कंबाइन किया एंड इट गिव्स यू C। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सो अगर तुमको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है एंड बोला है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो, तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे, फॉर्मूला इज द सेम, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ इस केस में कौन सा है प्रोडक्ट, 4C इज द प्रोडक्ट एंड अमाउंट कितना है 4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 into एंथैल्पी ऑफ C। ओके, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट C मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4 क्या उसका अमाउंट है, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट्स है A एंड B, सो एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B, एंथैल्पी A का अमाउंट है 2, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड B का अमाउंट है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, सो तुमको ये एंथैल्पीज के वैल्यू गिवन होंगे क्वेश्चन में, तुम सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट्स आर इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट। ये रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे तुमको स्पेसिफाइड होगा कि तुम्हारा जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से फिजिकल स्टेट में, कोई सॉलिड फेज में होगा, कोई लिक्विड फेज में होगा, कोई गैस फेज में होगा, करेक्ट। सो जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनका एक डेफिनाइट फिजिकल स्टेट होगा एंड उनका जो अमाउंट है वो उनकी कोएफिशिएंट के फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा। सो उस केस में हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमने देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वैसे ही एक और टर्म है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल है डेल्टा एच, बट डेल्टा एच के ऊपर हम एक नॉट का सिंबल बनाते हैं जब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। सो ये कंडीशन पे अगर तुम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करोगे तो उसको हम टर्म करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंड इन जनरल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकती है, कोई भी प्रेशर पे हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 1 atm एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 298 केल्विन। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो भी तुम सब्सटेंस यूज करते हो, जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। सो उसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन जैसा ही है। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए जो तुम्हारे बुक्स में दिए गए। मैं यहाँ पे तुमको एग्जांपल के थ्रू सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ना थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले तुम्हारे जो भी रिएक्टेंट्स है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि CH4 फॉर्मेशन है, C2H2 plus H2 gives you C2H6। ओके, ये तुम्हारा रिएक्शन है। यहाँ पे तुम्हारा काम क्या, सॉरी C2H4। तो यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है, पहले तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप पे राइट डाउन दी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, सेकंड स्टेप इज टू बैलेंस। अभी तुमको यहाँ पे बैलेंस करना है, तुम देखोगे यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, C2H4। अगर बैलेंस नहीं होती है तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री को चेंज करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सेकंड स्टेप होता है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी तुम्हारे कंपोनेंट्स है उनका फिजिकल स्टेट तुमको ब्रैकेट में राइट साइड नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C2H4 गैसियस फेज में होता है तो हम लोग गैस लिखेंगे नीचे, H2 भी गैसियस फेज में तो G लिखेंगे, एंड ये भी गैसियस फेज में तो यहाँ पे भी G लिखेंगे। सॉलिड के लिए हम लिखते हैं S, लिक्विड के लिए हम लिखते हैं L बेस में, देन गैस के लिए हम लिखते हैं G, एंड अगर कोई भी सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन होगा, वाटर में बनाया हुआ सोल्यूशन होगा तो हम बेस में लिखते हैं AQ, AQ मतलब एक्वा। ओके, सो तुमको ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना है हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में तुम्हें राइट हैंड साइड पे उस रिएक्शन की एंथैल्पी लिखनी है। जो भी इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी तुम राइट साइड में डेल्टा H इज इक्वल टू वहाँ पे करके लिख दोगे। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा इसे हम बोलते हैं thermochemical equation। Okay, so first step is to write down the chemical reaction, second step is to balance the chemical reaction, third step is to specify the physical state of each and every component, and fourth step is to write down the enthalpy of reaction on the right side corner। and यहाँ पे जो enthalpy हम लिखते हैं जनरली वो होती है standard enthalpy। अब हम डिफाइन करेंगे standard enthalpy of formation। now definition बहुत सिंपल है, enthalpy change that occurs when 1 mole of a pure compound। यहाँ पे तुम ध्यान देना, जितने भी हम एंथैल्पीज डिफाइन कर रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। सो यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा इट विल बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। एंड कोई भी कंपाउंड फॉर्म किससे होता है, फ्रॉम दी एलिमेंट्स, एंड दैट एलिमेंट्स आर आल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। Standard enthalpy of formation is what? It is the enthalpy change that occurs when 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from elements in their standard state। Okay, तो standard enthalpy of formation किसे define करते हैं, enthalpy change that occurs when 1 mole of a pure compound in its standard state। हम standard enthalpy की बात कर रहे हैं तो जो भी compound या components होंगे वो सबके सब standard state में होंगे। So when 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from elements which are also present in their standard state। तो अभी यहाँ पे तुमको सिखाऊंगी कि फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब वाटर किससे बनेगा, वाटर विल बी फॉर्म फ्रॉम कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट की बात करूं, नेचुरली स्टैंडर्ड स्टेट में एट 298 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट है एट 298 केल्विन, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड प्रेशर इज जनरली 1 एटमॉस्फेयर। सो इस कंडीशन पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 एंड वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, वाटर इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, H2 एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में, O2 भी एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में। सो ये तुम्हारा कंपाउंड है जो तुम फॉर्म करने वाले हो एंड ये है एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट विद और क्या रिप्रेजेंट करना है, उनका फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा। सो अब तुम्हारा काम कैसे इसको बैलेंस करना है। वन मोल फॉर्म क्या हो रहा है H2O, तो उसका अमाउंट हमेशा कितना रहेगा, 1 मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंपोनेंट तुम फॉर्म करते हो उसका अमाउंट कितना स्पेसिफाई होना चाहिए, हमेशा 1 मोल। सो यहाँ पे तुम वाटर को फॉर्म करो तो उसका अमाउंट 1 मोल रहेगा। इसके स्टोइकियोमेट्री को तुम यहाँ पे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करोगे, यहाँ पे हम चेंजेस ला सकते हैं। सो ये तो 1 रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करेंगे। H2 यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के लिए जो भी एंथैल्पी होगी उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली -286 किलोजूल, क्लोज टू 286 किलोजूल। ओके, वैसे तुम डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुमको लिखना है मीथेन का फॉर्मेशन। ओके, सो मीथेन अभी कौन कौन से कंपोनेंट से बना है, मीथेन तुमको फॉर्म करना है मीथेन, तो मीथेन आएगा राइट साइड में। मीथेन ये टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड स्टेट। मीथेन को तुम फॉर्म करे तो उसका अमाउंट कितना रहेगा, 1 रहेगा, उसको तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मीथेन कौन कौन से एलिमेंट से बना है वो देख लो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले हम लिख देते हैं, कार्बन ये टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड लिखो या फिर यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिखा जाता है, बिकॉज ग्रेफाइट फेज में एग्जिस्ट करता है। सो कार्बन सॉलिड एंड हाइड्रोजन ये टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है H2 गैसियस फॉर्म में। ये हो गया एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसका स्टोइकियोमेट्री तुम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज अमाउंट इज 1 मोल, जो भी फॉर्म होता है 1 मोल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम इसको बैलेंस करोगे, 1 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा रिएक्शन का उसे हम टर्म करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड इसका वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली -74.8 किलोजूल पर। वैल्यूज तुमको बाय हार्ट नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो तुमको याद रखना है। अब हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग मीन्स कंप्लीट रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। So how to define standard enthalpy of combustion? So standard enthalpy of combustion is defined as the standard enthalpy change that occurs when, again देखो अमाउंट कितना स्पेसिफाइड है याद रखना, 1 मोल, when 1 mole of a pure substance। अब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें तो जो भी सब्सटेंस होंगे इट विल बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। So when 1 mole of a pure substance in its standard state is burned completely। burned completely का मतलब क्या है, reacts completely with the oxygen। सो यहाँ पे तुमको मैं सिखाऊंगी कि कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं कंबशन का। ओके, सो फॉर एग्जांपल पहला हम लिख रहे हैं, एग्जांपल है कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, सो मुझे कंबशन ऑफ कार्बन का इक्वेशन लिखना है, तो हम कंबशन कैसे करने वाले हैं कार्बन का। सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कार्बन। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट इस टेम्परेचर पे होता है, कार्बन एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक होता है एंड फेज क्या हुआ सॉलिड। बर्निंग का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सो रिएक्टिंग विद O2। O2 का स्टैंडर्ड स्टेट होता है O2 गैस। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम जितना भी रिएक्शंस देखने वाले हैं वो सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के देखने वाले हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब तुम बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। कार्बन अगर वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स है तो सिर्फ 2 ही चीज बन सकती है, दैट इज H2O एंड CO2। उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन से सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वन इज H2O एंड अनदर इज CO2। उसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बर्निंग कर रहे हैं कार्बन की। सो कार्बन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हम कार्बन का बर्निंग करें तो कार्बन का अमाउंट फिक्स रहेगा,
ये 1 मोल रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनेगा? अब तुमको मैंने बताया ऐसे दो चीज बन सकती है, CO2 या फिर H2, CO2 एंड H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, सिर्फ कार्बन ही है। सो क्या फॉर्म होगा? सिर्फ CO2 गैस। ये उसका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट होता है गैसियस। यहाँ पे हम इसके अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाकी को हम आराम से बैलेंस करेंगे। तुम देखोगे ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो ये है इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, वैसे हम लिख सकते हैं कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन के बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तुम यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हो कि CO क्यों नहीं बनेगा, लेकिन CO कंप्लीट बर्निंग से फॉर्म नहीं होता कभी भी। CO कब फॉर्म होता है? व्हेनेवर देयर इज पार्शियल बर्निंग, पार्शियल कंबशन। पर यहाँ पे हमें क्या करना है? कंप्लीट कंबशन करना है। कंप्लीट कंबशन से हमेशा CO2 ही बनेगा, CO कभी नहीं बनेगा। CO हमेशा बनता है पार्शियल कंबशन से। अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन मीन्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 गैस इन स्टैंडर्ड स्टेट। CO का स्टैंडर्ड स्टेट होता है गैस फेज में एग्जिस्ट करेगा। ओके, बर्निंग से हमेशा क्या मिलने वाला है? CO2 एंड H2। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ CO2 ही बनेगा। तुम बर्निंग कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसका अमाउंट फिक्स रहेगा 1 मोल, वो तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसका फेज होगा गैस फेज। अभी इसके अमाउंट को तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बाकी किसी को भी चेंज कर सकते हो, पर इसके अमाउंट को 1 मोल ही रखना है, बिकॉज हम कंपाउंड के हिसाब से 1 मोल डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे CO है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो रिएक्शन हमारा अभी बैलेंस हो चुका है। तो ये है इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली तुम नेक्स्ट कर सकते हो कंबशन ऑफ मीथेन। ट्राई करो अभी खुद से ये वाला पार्ट। कंबशन ऑफ मीथेन करेंगे। मीथेन CH4, ओके, हाइड्रोकार्बन है। हम इसका बर्निंग कर रहे हैं, इसका कंबशन करते हैं, इसका अमाउंट फिक्स रहेगा 1। मीथेन ये स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट इन गैसियस फेज। यहाँ पे G लिखेंगे बेस में। बर्निंग इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस O2 गैस। नाउ ये हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, CO2 एंड H2O। ओके, नाउ नीड टू बैलेंस, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। अभी हाइड्रोजन को देख लो पहले, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वाले केस में बेटर होगा पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, और सबसे एंड में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। सो तुम्हारा कार्बन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। नाउ ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। सो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन। वैसे तुम ट्राई कर सकते हो इथेन के लिए, प्रोपेन के लिए, कोई भी कंपाउंड के लिए, इथीन, इथाइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे एंड बर्न करोगे, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड H2O। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ उसको बैलेंस करना है, लेकिन जिस कंपाउंड को तुम बर्न कर रहे हो उसके अमाउंट को तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो हमेशा 1 मोल रहेगा। वन मोर थिंग, कंबशन से जो भी एंथैल्पी होती है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, तुमको वैल्यूज बाय हार्ट करनी भी नहीं है। तुमको सिर्फ ये याद रखना है, कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बर्न करते हो हमेशा वो एनर्जी लिबरेट ही करता है। सो कंबशन का जो एंथैल्पी है वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। यही रीजन है कि तुम पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही, हाइड्रोकार्बन्स ही है, उनके बर्निंग से एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज दे आर एक्सोथर्मिक। ओके, सो ऑल जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है।